Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. If you guys are preparing for any class test, mids, stand-up exams, pre-board exams or final exams, टाइम बहुत कम है एग्ज़ाम के लिए, टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे या फिर आपको ये बता दे कि कौन सा टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से या एमसीक्यूज़ या किन टॉपिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या कोई जस्ट आपको एक क्विक ओवरव्यू दे दे about the chapter. So this video is for you guys, and this video is definitely going to help you out, because in this video we are going to talk about the unit number 5 from physics first year, National Book Foundation, Federal Board, and in this video we are going to talk about the work and energy, that is unit number 5. So यहाँ पे मैं ये बताती चलूँ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आपको शॉर्टली बताऊँगी. आई वोंट गो इनटू द डिटेल, बट for the detailed understanding about the topics and for the detailed lecture, stay tuned to my channel. So यहाँ पे जो very first topic है that is about work की definition है. यहाँ पे सबसे पहले तो आपको वर्क का फॉर्मूला आना चाहिए. यहाँ पे सबसे पहले नोट डाउन करें, वर्क का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, W = F.D. ठीक है, या फिर आप इसको ओपन करके जब लिखेंगे, ओके दिस इज़ बेसिकली वर्क इज़ बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वर्क इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अच्छा, अब जब भी आप स्केलर प्रोडक्ट को जब आप ओपन करते हैं तो आपके पास आता है कॉस ऑफ थीटा. तो यहाँ पे आ जाएगा W = F.D cos ऑफ थीटा. ऊपर जो F एंड D है वो वेक्टर्स हैं, नीचे जो F एंड D है दैट इज़ स्केलर, that would be treated as scalar. अच्छा, अब सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि वर्क जो है उसकी डिपेंडेंसी किन पैरामीटर्स पे है. सो यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज़ फोर्स, द सेकंड वन इज़ डिस्प्लेसमेंट, एंड द थर्ड वन इज़ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. जो एंगल होगा बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो उनके दरम्यान में जो भी एंगल होगा उस पर वर्क जो है वो डिपेंड कर रहा होगा. ठीक है, ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल. आप फिज़िक्स की लैंग्वेज में देखें, फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में इस तरह के बहुत से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं. आप उसमें ये देखेंगे कि फोर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट उसमें है या नहीं, एंगल क्या है. तो इन 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा कि वर्क जो है वो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में या सिनेरियो में वर्क की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा डिटेल में बात कर लेते हैं यहाँ पे फोर्स की. तो फोर्स की आपके यहाँ पे अगर आप फोर्स को रिजॉल्व करें इनटू 2 कंपोनेंट्स, तो हमारे पास 2 कंपोनेंट्स आते हैं, दैट इज़ F cos ऑफ थीटा, F sin ऑफ थीटा. या आप मैट्रिक में कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं. ठीक है, फिग 5.1 में बहुत क्लियर है कि किस तरह से रेड में उन्होंने फोर्स का वेक्टर ड्रॉ किया है, और ग्रीन में आपके पास जो वेक्टर है दैट इज़ F cos ऑफ थीटा, एंड इसी तरह ब्लू में जो आपके पास वर्टिकल वेक्टर है दैट इज़ F sin थीटा. ठीक है, अब ये जो भी वुडन ब्लॉक है इसको पुल किया जा रहा है, और आप ये देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आई थिंक ब्लू कलर में है, पर्पलिश ब्लू कलर में. अब जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है और उसके बिल्कुल पैरेलल वेक्टर जो है दैट इज़ F cos ऑफ थीटा. ठीक है, तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके पास फोर्स के 2 वेक्टर्स हैं, एक F cos ऑफ थीटा और एक F sin ऑफ थीटा. ठीक है, तो जो वर्क में जो कंट्रीब्यूट करता है वो होता है F cos ऑफ थीटा, दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो वो उसकी मेजर कंट्रीब्यूशन होती है. लेकिन जो F sin ऑफ थीटा होता है, चूँकि उसका एंगल डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री होता है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन 0 होती है. तो ये हमेशा याद रखिएगा कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री एंगल पे हो उसकी कंट्रीब्यूशन 0 होगी. उस केस में हमारे पास वर्क 0 होगा. तो आप देख लें कि ऊपर की तरफ ब्लॉक तो मूव नहीं कर रहा, ब्लॉक उस तरफ मूव कर रहा है जिस तरफ जो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये. तो यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स, द F cos ऑफ थीटा एंड F sin ऑफ थीटा. F cos ऑफ थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज द इफेक्टिव कंपोनेंट. इसी फोर्स की कंपोनेंट की वजह से जो है वो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होती है. ठीक है, एंड द सेकंड वन इज F sin ऑफ थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर प्लेज नो रोल इन डूइंग वर्क. सो दिस गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. इस पैराग्राफ में से बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं फ्रॉम द डेली लाइफ रूटीन. इन्हीं में से MCQs आते हैं, और स्टूडेंट्स बहुत जल्दी में जो है वो उसको यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं.
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है यूनिट ऑफ वर्क, बहुत सिंपल सी है, जस्ट आपने ये याद रखना है इसमें कि यूनिट ऑफ वर्क जो है दैट इज़, इसको जूल भी प्रोनाउंस करते हैं, जाउल भी प्रोनाउंस करते हैं, इट्स अप टू यू। 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, इतना याद कर लिया दैट वुड बी इनफ। आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्क की, नेगेटिव वर्क की एंड ज़ीरो वर्क की। वर्क आपके पास पॉजिटिव तब होगा जब आपके पास थीटा की वैल्यू जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी, जब आपका जो थीटा होगा वो 0 एंड 90 के दरमियान में लाई करेगा, ठीक है। तो वर्क की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास थीटा अगर 0 से उसकी रेंज 0 से 90 तक है, तो इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगी। कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है वर्क की वैल्यू भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब आप में से जिनका भी मैथ स्ट्रॉन्ग है, अगर तो थीटा जो कॉस ऑफ थीटा का आंसर है, अगर तो वो नेगेटिव आता है, तो उस केस में हमारे पास वर्क की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो व्हेन द फोर्स एंड द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, when the component of force is having the opposite direction to the displacement, उस केस में आपके पास वर्क नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें 180 डिग्री देखें तो वो -1 आता है, तो उस केस में आपका वर्क नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और वर्क आपका 0 कब होगा? जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा 90 डिग्री होगा, द एंगल इज़ 90 डिग्री, और आप ये कह सकते हैं द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, इन दैट केस द वर्क इज़ 0, ठीक है। सो अभी तक हमने बात कर ली कि वर्क क्या है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, और फोर्स के कौन से 2 कंपोनेंट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, और कौन सा जो कंपोनेंट है वो एक्चुअली जो है जिसकी वजह से वर्क डन होता है, और किस कंपोनेंट की वजह से जो है वो वर्क डन 0 होता है, ये देख लिया। उसके बाद हमने ये देख लिया कि वर्क पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, 0 कब होता है, और उसके बाद हमने ये देख लिया कि वर्क का यूनिट क्या है। यहाँ तक प्रिपेयर हो गया। मूविंग नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क डन फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अच्छा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे ये देखें। आपके पास जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एंड द सेकंड वन इज़ वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट फोर्स की। अब कांस्टेंट फोर्स में आपके पास ये ग्राफ देखें, कुछ इस तरह का ग्राफ आ रहा है। इसमें आपको ये देखें फोर्स आपकी अलॉन्ग वाई एक्सिस है और डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। और देखें वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास बिल्कुल कांस्टेंट फोर्स है, चेंज नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वैल्यू अज्यूम कर लेती हूँ कि यहाँ पे वैल्यू है 5 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स है, और आपकी वाई एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है दैट इज़ 4 मीटर, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, देखें, आपको जब भी कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए, कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, या आपके एंट्री टेस्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको ग्राफ दिया हुआ हो और आपको वर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। उसमें आपने करना ये है कि आपने शेप देखनी है कि कौन सी मैथमेटिकल शेप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इट्स अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के केस में आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला आपने उसमें अप्लाई करना है। वर्क का हमेशा वर्क आपने किसी भी ग्राफ के केस में अगर आपने फाइंड करना है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के केस में, तो उस केस में जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, या जो एरिया शेडेड अंडर द रीजन होगा, वो आपको वैल्यू देगा वर्क की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेक्टेंगल आ रही है, आप सिंपल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें, दैट इज़ लेंथ इनटू विड्थ। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल फोर्स की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 4, सो द आंसर द वर्क वैल्यू वुड बी 20 जूल्स, या फिर आप कह लें कि 20 न्यूटन मीटर। दैट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अच्छा, मैं यहाँ आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने एक क्विक ओवरव्यू लेना है, ताकि उनकी प्रेपरेशन भी हो जाए जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे है नेक्स्ट जो है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। देखिए वेरिएबल, अच्छा इससे पहले हम बात कर लेते हैं फिग, ये जो नीचे ट्राइंगल ड्रॉ हुई है, आई थिंक ये यहाँ पे, ओके वेट, ये ट्राइंगल है। अब नीचे जो आप देख रहे हैं ग्राफ, उसमें ट्राइंगल शेप है। ट्राइंगल शेप में आपको पता है कि एरिया, अब यहाँ पे अगर वर्क आपने फाइंड आउट करना है, तो वर्क फाइंड आउट करने के लिए वर्क वुड बी द एरिया अंडर द ग्राफ। तो उस केस में आपके पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना, दैट इज़ हाफ लेंथ इनटू हाइट। तो उस केस में आप सिंपल, आपके पास जो भी वैल्यूज़ होंगी
उनको आप पुट करें इनटू द फॉर्मूला to find out the area of a triangle, so you guys will get the value of work done. Okay, moving next, we are having another topic, that is work done by a variable force. Variable force में होता ये है कि आपके पास एक ग्राफ आ जाता है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं इसको फॉरवर्ड करती हूँ. यस, आपके पास इस तरह करके ग्राफ आ रहा है. एक मिनट, होल्ड ऑन. ओके, यहाँ पे यस, ये यहाँ पे आपके पास ग्राफ आ रहा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब इस फिग में आप देखें, आपके पास जब इस तरह की कर्व आ रही है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, देखिए हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है. हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज़ वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, या फिर आपके पास फार्मूला है एफ डी कॉस ऑफ थीटा. ये उस केस में है जब आपके पास फोर्स कांस्टेंट होंगी. ठीक है, वेरिएबल फोर्स के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है. जब कोई फार्मूला नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप इस कर्वेशियस पाथ को, इसको आप छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेंगे. इतने छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास फोर्स का जो फैक्टर है वो कांस्टेंट हो जाएगा. ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है, आप किसी सर्कल को अगर छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं. अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास सर्कल है और इस सर्कल को आप 1 मिलियन पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, तो वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. ठीक है, तो वो एक कर्व जो लाइन है, जो एक सर्कुलर जो आपके पास पाथ होता है, दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रेट पाथ, दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू अ माइनर स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हमने रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लिए और इन रेक्टेंगल्स पे हम इसी तरह से जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर कि वर्क टोटल इज इक्वल्स टू वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3 अप टू सो ऑन. जितने भी आपने एन पैचेस ड्रॉ किए हैं या जितने भी आपने एन रेक्टेंगल्स जो हैं वो ड्रॉ किए हैं, जितने भी उनको उसको सब रेक्टेंगल्स में आपने डिवाइड किया है, सब पे फॉर्मूला लगा देंगे F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1. बहुत सिंपल है, ट्रस्ट में बहुत सिंपल है. इसी तरह वर्क 2 के में लिखेंगे F2 cos थीटा 2 डेल D2. वर्क 3 भी इसी तरह फाइंड कर लेंगे अप टू सो ऑन. और जो nth, अब nth क्यों है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कितने हैं, तो हमने WN करके और यहाँ पे आप इसको प्लस कर लेंगे सबको, और इस पे बेसिकली समीशन. अब इस तरह से अगर आपने प्लस किया तो आप इसको बेसिकली अब समराइज़ करके, कन्फाइंड करके किस तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म किस तरह से लिखेंगे कि समीशन. ये अब मैथमेटिकल है, मैथ्स का लिखने का एक अंदाज़ है, एक स्टाइल है कि आप समीशन की फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं. आप समीशन से रिलेटेड मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में. सो यू गाइज विल बी हैविंग मोर आइडिया. तो इसको हम समीशन की फॉर्म में लिख लेंगे. किस तरह से लिखेंगे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, लेकिन चले मैं कर देती हूँ यहाँ पे कि आप लिख लेंगे F cos थीटा डेल डी, और यहाँ पे आप सिंपल I का जो है वो वेरिएबल यूज़ करेंगे, FI cos थीटा I डेल डी I. अब जहाँ जहाँ वो चेंज हो रही थी वैल्यूज़, बिकॉज F1 F2 F3 F4 था, तो वहाँ मैंने I कर दिया cos थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 अप टू सो ऑन. तो थीटा को भी I कर दिया. इसी तरह D1 D2 डेल D1 डेल D2 डेल D3 अप टू सो ऑन. इसके अंदर D का भी I कर दिया. और इस समीशन के बेस पे आप लिखेंगे I की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, उसके टॉप पे लिख लेंगे कि वो n तक जा रही है. ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रही है, n तक जा रही है. अगर सिंपल 10 वैल्यूज़ होती तो हम कहते हैं 1 से स्टार्ट हो रही है 5 तक जा रही है, या 1 से स्टार्ट हो रही है 100 तक जा रही है. अब चूँकि वो n तक जा रही है तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया. सो ये फार्मूला है टू फाइंड द वर्क डन in a curvaceous path when the force is variable. ठीक है, सो ये यहाँ पे हो गया. मूविंग नेक्स्ट, वी आर हैविंग अनदर टॉपिक दैट इज़ कंजर्वेटिव फील्ड. ओके, बहुत आसान कर दिया टॉपिक आपकी बुक में. जो प्रीवियसली सिलेबस में था काफ़ी डिटेल था, डेरिवेशन भी थी, उससे ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी होती थी, बट आपका यहाँ पे है तो इसको बस इतना समझ लीजिए कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या चीज़ है कि द वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉरवर्ड. आप चाहे कोई भी पाथ फॉलो करें, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, किसी तरह से भी पाथ आप फॉलो करें, आपका वर्क की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, वो उसी तरह से कांस्टेंट रहती है. इस केस में आप कहते हैं द फील्ड इज़ कंजर्वेटिव. ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, अ फील्ड इज said to be conservative if it has two important properties. The first one is the work done is independent of the path followed या path taken, and the second condition is the work done in a closed path is 0. क्लोज्ड पाथ में वर्क डन वैल्यू 0 होनी चाहिए,
और इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, चाहे आप लेफ़्ट टू राइट जाएं या राइट टू लेफ़्ट जाएं या फिर आप क्लॉकवाइज मूव करें या एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, वर्क की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, वो कांस्टेंट ही रहनी चाहिए, ठीक है। सो ऐसी फील्ड को कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। और कंजर्वेटिव फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें से आपसे पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये याद रखिएगा कि दोनों की दोनों एग्जांपल्स हैं कंजर्वेटिव फील्ड की। तो इन केसेस में आपके पास जो वर्क डन है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉरवर्ड। द सेकेंड वन इज़ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के केस में बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, द वर्क डन इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉरवर्ड। आप चाहे क्लॉकवाइज पाथ कैलकुलेट करें या एंटी क्लॉकवाइज पाथ कैलकुलेट करें, डायरेक्शन मैटर करती होगी, पाथ उसमें मैटर करता होगा, तो उस केस में वो आपके पास जो फील्ड्स आती हैं वो होंगी नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स, ठीक है। अब नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स में उन्होंने डेफिनेशन लिखी है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड इज दैट फील्ड इन विच द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉरवर्ड और वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज नॉट ज़ीरो। तो दो कंडीशंस हैं, ज़रूर मेंशन कीजिएगा एग्जाम में, बहुत आसान है। नंबर वन, द वर्क डन इज़ dependent on the path forward, and the second one is that work done along a closed path is not zero। उस केस में होगा नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल है वो फ्रैक्शनल फील्ड है, जो फ्रैक्शनल फोर्स की जो फ्रैक्शनल फील्ड होती है, या फिर जो ड्रैग फोर्स है, बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, बट आपके कोर्स में इतनी हैं तो हम इतनी ही डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में ये आएगा द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू द मोशन इज़ कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल है ये, इतना मुश्किल नहीं है। Moving next, we are having, let's see first next, okay। काइनेटिक एनर्जी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे फुल इसकी डेरिवेशन है, डेरिवेशन में डिटेल टॉपिक है, इसमें नहीं करवा रही। द नेक्स्ट इज़ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। दिस इज़ गोइंग टू बी हाईली 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 इंपॉर्टेंट। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में आने के। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बेसिकली ये है कि द वर्क इज़ इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। आई थिंक इसकी जो डेरिवेशन है, लेट मी चेक कि वो आपके सिलेबस में है या नहीं। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसकी डेरिवेशन आपकी प्रीवियसली तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो आपसे प्रीवियसली बैच पढ़ के गया था, जो प्रीवियस आपका सिलेबस था, बट आई थिंक इसमें इतनी ज़्यादा नहीं। बट ये दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी कोई पार्ट बन के आ सकता है, या फिर आपका कोई अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, और लॉन्ग क्वेश्चन का अगर कोई पार्ट हो तो उसके लिहाज से भी दिस टॉपिक इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मूविंग नेक्स्ट वी आर हैविंग द फार्मूला फॉर द एफिशिएंसी। सिंपल, उन्होंने आपको इनपुट का बताया कि इनपुट का क्या फार्मूला, इनपुट क्या होती है, किसी भी मैकेनिकल मशीन की आउटपुट क्या होती है, और हम एफिशिएंसी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद एफिशिएंसी का फार्मूला उन्होंने बता दिया कि एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू द आउटपुट ओवर इनपुट। अगर आपने परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है तो आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे तो आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। इसके बाद आइडियल मशीन की बात करते हैं कि ज़मीन पे कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो कि आइडियल हो, ठीक है। आइडियल मशीन्स वो होती हैं जो कि जिनका इनपुट एंड आउटपुट जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करती कि जितनी आप उसको इनपुट दें वही उतनी ही आपको आउटपुट मिले, ठीक है। उस केस में एफिशिएंसी 1 होती है। तो एफिशिएंसी 1 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, कभी भी एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती। ये आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर इसको मेमोराइज़ कीजिएगा। एमसीक्यूज़ या किसी तरह से भी घुमा फिरा के कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एफिशिएंसी कभी भी 1 नहीं होती, और इनपुट कभी भी, इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट कभी भी नहीं होता, बिकॉज ये आइडियल सिचुएशन है, और आइडियल सिचुएशंस तो कभी भी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, और नीचे मैंने आपको ये भी बता दिया है। ओके, मूविंग नेक्स्ट, लेट्स सी कि व्हाट्स नेक्स्ट। यहाँ पे अभी उन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू उन्होंने आपको शो करवाया है कि किस तरह से फ्यूल एनर्जी 1000 जूल है और यूज़फुल वर्क इज़ 100 जूल, एंड बाकी जो 900 जूल जो एनर्जी है वो आपकी वेस्ट हो रही है रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स। वो फ्रैक्शनल फोर्सेस हो सकती हैं, इग्निशन हो सकता है,
हीट एनर्जी हो सकती है रिलेटेड। ओके, सो बाकी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स तो मैं इतनी जल्दी इस तरह से क्विकली नहीं डिस्कस कर सकती। समरी के पॉइंट्स ज़रूर आप यहाँ पे रिकॉल किया करें। उन्होंने अगेन वर्क को यहाँ पे रिकॉल करवा दिया है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एज कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव किस तरह से है वो देख लें आप। इसमें नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस किया है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डली इट विल टेक यूर 1 to 2 और टू गेट कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक न्यूमेरिकल भी हमारे पास 2-3 न्यूमेरिकल ही हैं इसके। तो ये है कि वन ऑफ द इजी चैप्टर बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर। जो टॉपिक्स जिस तरह थे मैंने अपनी पूरी कोशिश किया मैं आपको हेल्प आउट करूं। बाकी ये है कि इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। इससे आसान चैप्टर आपकी बुक में नहीं है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट ईजी चैप्टर। इसके अलावा भी आपकी बुक में बहुत ईजी से चैप्टर्स हैं, सबसे पहले उनको कवर करेंगे। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, इधर फाइनल एग्ज़ाम, क्लास टेस्ट या जो भी है, आप अच्छा प्रिपेयर करें। और स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू गाइज मे आस्क एनी क्वेश्चन by dropping words in the comment section. I will try my best to reply you guys, and stay tuned. We'll see you in the next lecture inshallah.